स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतास कॉर्नर कॉमर्स में। आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2019 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट एलोकेशन। कुछ स्टेप्स दिए गए हैं गतिविधि आधारित लागत आवंटन के। हमें क्या देखना है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव स्टेप्स। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, सभी सीक्वेंस में ही दिए गए हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की जाती है ऑफ द मेन एक्टिविटीज़ की, कि कौन कौन सी एक्टिविटी की जाएंगी, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, पहचान की जाती है। कलेक्शन ऑफ कॉस्ट पूल, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आएंगी, इनडायरेक्ट किस तरह से, इस तरह से कॉस्ट पूल का कलेक्शन किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स, लेबर पे कितना लगेगा, ठीक है, इस तरह से हर चीज़ पे ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने आएंगे, ये सब चीज़ों का डिटर्मिनेशन किया जाता है। फिर उनकी कैलकुलेशन की जाती है एक्टिविटी ड्राइवर रेट की, कि भाई लेबर में कितना खर्चा है, ओवरहेड का कितना है, इस तरह से। अभी चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ टू प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट के लिए जो कॉस्ट डिसाइड की जानी है उसको फिर चार्ज किया जाता है। तो ये सभी सीक्वेंस में ही दी गई हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेन एक्टिविटीज़, सेकंड है कलेक्शन ऑफ कॉस्ट पूल, थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स, फोर्थ है कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी ड्राइवर रेट, और फिफ्थ है चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ टू प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द इम्पोर्टेंट इथिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि नैतिक सिद्धांत हमें दिए गए हैं, दैट ए बिजनेस शुड फॉलो। यहाँ से हमें देखना है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। जो नैतिक सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट नैतिक सिद्धांत जो एक बिजनेस के लिए बिजनेस को फॉलो करने ही करने चाहिए, वो यहाँ चूज करने हैं। तो बी, डी और ई। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट है। बी में क्या है, पे टैक्सेस एंड डिस्चार्ज अदर ऑब्लिगेशंस प्रोमोटली, यानी कि एक बिजनेस को क्या करना चाहिए, शुड फॉलो, उसे टैक्सेस को पेमेंट करनी चाहिए टाइम पे, एंड डिस्चार्ज अदर ऑब्लिगेशन प्रोमोटली, और अपने जितने भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, ऑब्लिगेशन है, उसे पूरा करना चाहिए। और डी में दिया गया है, रिफ्रेन फ्रॉम सीक्रेट किकबैक्स और पे ऑफ टू कस्टमर, सप्लायर, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेट्रा, कि उसे बचना चाहिए। रिफ्रेन बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए, रिश्वत से या भुगतान से, ठीक है, रिश्वत से बचना चाहिए कस्टमर, सप्लायर और एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। और ई पार्ट में बोला गया एंश्योर पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, और उसे बिल्कुल एंश्योर करना चाहिए कि जो उसकी एम्प्लॉयज़ को पेमेंट दी गई है, फेयर वेजेस एंड फेयर ट्रीटमेंट, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया और उन्हें अच्छा वेतन, अच्छी मजदूरी जो है वो दी गई है। तो बी, डी और ई ये जो है इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगी। ए ऑप्शन में दिया गया था, टू टेक द नेसेसरी एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंसर्न्ड इंडस्ट्री और बिजनेस। देखिए, इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए, कि डेवलपमेंट के लिए उसे काम करना चाहिए, एथिकल प्रिंसिपल्स में नहीं आता है। और सी ऑप्शन में था, टू एंश्योर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, तो ये भी एथिकल प्रिंसिपल्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का कौन सा पार्ट नहीं है, जो गिवन इंस्टीट्यूशन है इसमें से वर्ल्ड बैंक का पार्ट कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन HPSC में आया, ये क्वेश्चन पहले नेट में भी आया है, और ये क्वेश्चन हमने कॉमर्स के नोट्स की जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर भी हमने किया है। वो वीडियो का लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको देखना है कॉमर्स के इंपॉर्टेंट नोट्स के नाम से जो वीडियो है, वो नेट के लिए ही है, क्योंकि जो नेट की तैयारी की थी उसी टाइम वो नोट्स बनाए गए थे। तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वहाँ से वो नोट्स जो है बनाए गए हैं, तो आप जाके पूरा उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, देख सकते हैं उनको। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक की ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी, यहाँ पे पूछा गया कौन सी नहीं है, तो IMF नहीं है। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये नहीं है कौन सी? सबसे पहले नाम आता है IBRD का, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब इस एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, क्योंकि हर एक की फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जा सकती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IDA, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IFG, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IBRD, क्या किसी की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो नाम तो याद रखने ही है, 5 नाम है, IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID, और इनकी फुल फॉर्म भी साथ में होनी चाहिए। IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC की है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, MIGA की हो जाएगी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और ICSID की इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये पांचों ही याद रखने हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नेट में बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन।
तो 5 कौन से हैं हमारी, एजेंसी आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन आ जाए या इंस्टीट्यूशन आ जाए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 हैं, IBRD, IDA, IFC, MIG और ICSID। और गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिले। और प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप करना चाहते हैं एक्सटेट की और DSSS के, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी उन सभी पेपर की, क्योंकि सारे जो पेपर हैं वो विद ऑप्शन विद एक्सप्लेनेशन करवाए गए हैं, तो आप वहाँ से पूरा बेनिफिट उनका उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलपत राव समिति, चलपत राव कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ। चलपत राव समिति किसके लिए बनाई गई थी? रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनके लिए ये बनाई गई थी चलपत राव कमेटी, तो ये याद रखना है यहाँ से। 85 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्री रिक्विजिट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन की जो पूर्व आवश्यकता, कीमत विभेदीकरण की पूर्व आवश्यकता कौन सी नहीं है? देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होता है? मोनोपोली मार्केट में। और ये जो नहीं है, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन दिया गया, प्रोडक्ट हैव मल्टीपल क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड डिफरेंट यूजेस, ये क्या है? ये प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन है और ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में। तो ये जो बाकी की जो विशेषता वो मोनोपोली मार्केट की है कि फर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर, यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, कीमत विभेदीकरण करने के लिए फर्म के पास क्या होनी चाहिए? एक आधिकारिक शक्ति होनी चाहिए। मार्केट्स आर सेपरेटेड एंड सेगमेंटेड, यानी कि जिन बाजार के जिन खंडों में उसे अपनी वस्तु बेचनी है वो सारे अलग अलग होने चाहिए। एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट मस्ट डिफर इन डिफरेंट मार्केट्स, तो ये भी एक विशेषता है मोनोपोली मार्केट की कि जो कीमत लोच है उसके उत्पाद की अलग अलग बाजार में अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? नोट द प्री रिक्विजिट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कि प्रोडक्ट हैव मल्टीपल क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड डिफरेंट यूजेस, जो नहीं है। देखिए जो नहीं है वो तो करना ही करना है। प्रीवियस ईयर पेपर में पढ़ने का एक तरीका होता है कि अगर पूछ लिया जाए कौन सा नहीं है, तो जो नहीं है वो तो करेंगे, साथ में जो है वो भी जरूर करेंगे, तभी हम अपने एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे। ऐसे रट्टाफिकेशन करके एग्जाम क्लियर नहीं होता है कि क्वेश्चन पढ़ा और आंसर करे और आगे चल पड़े। नेक्स्ट है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इज नॉट इंटेंडेड टू। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है वो किसके दिमाग की उपज है? वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिमाग की उपज है। ठीक है, ये होता क्या है? इट इज़ एन एम्बिशियस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट। ये देखो इस प्रोजेक्ट ने क्या करा था? चीन के लिए व्यापार, ये एक बहुत ही बड़ा उनके लिए व्यापारिक परियोजना थी जिसमें उन्होंने क्या फोकस किया? फोकस ऑन इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन अमंग मल्टीपल कंट्रीज स्प्रेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई सारी जो कंट्रीज थी ना, उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया। अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इन्होंने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को जो आगे किया, और जो चाइनीज़ करेंसी है उसको इंटरनेशनल करेंसी में आगे पुशअप करने के लिए भी उनके द्वारा किया गया ये एक पहल थी। तो ये होता क्या है? वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट, बेल्ट का मतलब है ओवरलैंड रूट्स, यानी कि जो व्यापार हो रहा था ना एशिया, अफ्रीका और यूरोप का, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में जो व्यापार हो रहा है वहाँ पे व्यापार को बढ़ाया जाए, इसके लिए इन्होंने ये एक पहल की थी। बेल्ट है ओवरलैंड रूट्स और रोड है सी रूट्स। ठीक है, समुद्र के रास्ते, जैसे भी हो सके ये व्यापार एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो कनेक्टिविटी जो है वो बढ़े। द इनिशिएटिव एम ऑफ एट इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी। ठीक है, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो था वो किस किस के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए था? एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। या फिर ये जो परियोजना थी ये किसकी परियोजना थी? ये एक चाइनीज़ इनिशिएटिव है जो कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दी थी। अब ये कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या नहीं होता? देखिए व्यापार को बढ़ाने के लिए थी। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, इनकी व्यापार की प्रोटेक्शन करना, ये इसका मकसद नहीं था। मकसद क्या क्या थे? स्ट्रेंथिंग लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, यानी कि जो सप्लाई चेन है इन तीनों देशों, इन तीनों कॉन्टिनेंट में, वो निर्विघ्न रूप से चलती रही। स्ट्रेंथिंग लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। फिर था इम्प्रूव कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, लागत की जो प्रतिस्पर्धात्मकता थी उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जितनी कॉस्ट में ये कंपटीशन होगा
उतने ही कम रेट पे और अच्छी चीज़ें मिलेंगी। रीबैलेंस ट्रेड डोमिनेंस, पुनर्संतुलन व्यापार प्रभुत्व, यानी कि जो ट्रेड है उसमें ये अपना सिक्का जमाना चाहते थे। तो ये तीनों इसके क्या थे, पर्पस थे। लेकिन ट्रेड को प्रोटेक्ट करना ये इसका मकसद नहीं था, ठीक है। सप्लाई चेन को स्ट्रेंथिंग मिले, कोस्ट में कॉम्पिटिटिवनेस आए और ट्रेड को रीबैलेंस करे और ये अपना प्रभुत्व जमाए, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थी। वन बेल्ट वन रोड, बेल्ट का मतलब क्या है ये भी पूछा जा सकता है, ओवरलैंड रूट, और रोड का मतलब क्या है, सी रूट्स, ठीक है। कौन से 3 देशों में है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स का क्वेश्चन है, कई बार पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है नेट में। फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन फॉर ए हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। म्यूनिसिपल वैल्यू दी गई है, फेयर रेंटल वैल्यू दी गई है, स्टैंडर्ड रेंट दिया गया है, एक्चुअल रेंट दिया गया है, और पूछ लिया गया है व्हाट इज़ द ग्रोस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इस हाउस प्रॉपर्टी की ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमारे पास स्टार्टिंग में दे रखे हैं म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, इन दोनों को हमें करना है कंपैरिजन, ठीक है। ए में लिख देंगे म्यूनिसिपल वैल्यू, बी में है फेयर रेंटल वैल्यू, सी में क्या आ जाएगा, इन दोनों के बाद आगे अभी नहीं जाना, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट पे पहले इन दोनों को कंपैरिजन करना है। इन दोनों में जो भी हाईएस्ट है उसे लिख लेना उस फिगर को। इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, 5 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू 5 लाख इन दोनों में हाईएस्ट है। फिर डी हम देखेंगे फिर स्टैंडर्ड रेंट की तरफ। स्टैंडर्ड रेंट के बाद क्या करना है कि जो ये कंपैरिजन करके आया था और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से कम कौन सा है, कम है 4,80,000, 4,80,000 आ गया हमारे पास ई पार्ट पे। और हमें फिर देखना एक्चुअल रेंट जो कि हमारा लास्ट है। तो अब इन दोनों में से जो ज़्यादा है वही हमारा आंसर है, ग्रोस एनुअल वैल्यू 4,80,000 आ जाएगी, क्योंकि COD के कंपैरिजन में 480 आ गया और एक्चुअल रेंट है हमारा 420, विच एवर इज हाइयर, 480 हमारे पास आ गया ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे ऐसा स्टेप टू स्टेप अगर आप याद रखेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन आता है इसी तरह से ही, और इसी तरह स्टेप्स के साथ हमें करना होता है कि सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे, जो भी ज़्यादा है उसको एक साइड में रख लेंगे, फिर उसका कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, उसमें जो कम है उसको लिखेंगे, एक बार ज़्यादा एक बार कम, और फिर थर्ड स्टेप में फिर से ज़्यादा जो अभी आया है कंपैरिजन करके उसको और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेंगे। अब जो ज़्यादा है वो हमारा आंसर आ जाएगा 4,80,000। अगर आपको लगे कि थोड़ी सी भी मेहनत कर रखी है वीडियो के अंदर तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दे, अगर आप कर सके तो। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखिए इनमें से कौन सा ऐसा है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो सबसे पहले मीनिंग जानना जरूरी है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल जो ट्रांसफरेबल है, यानी कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक बंदे से दूसरे बंदे तक। साइंड डॉक्यूमेंट, और इसके ऊपर साइन चलते हैं। दैट प्रोमिस टू पे द बियरर, जो बियरर है यानी कि जिसने उधार में पेमेंट की है या फिर जिसको पैसा लेना है उसे ही किया गया एक प्रोमिस है, ए सम ऑफ मनी, एक निश्चित राशि का, एट ए फ्यूचर डेट, भविष्य की एक निश्चित तारीख पे, और ऑन डिमांड या फिर डिमांड पे। ये क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफरेबल है, साइन डॉक्यूमेंट है। देखिए चेक भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, डिमांड ड्राफ्ट भी क्योंकि बोला ऑन डिमांड, डिमांड ड्राफ्ट भी, और प्रोमिसरी नोट भी क्योंकि यहाँ पे प्रोमिस होता है, ठीक है ना, प्रोमिस होता है, डिमांड ड्राफ्ट है और चेक होता है। म्यूचुअल फंड जो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, बाकी चेक, डिमांड ड्राफ्ट और प्रोमिसरी नोट तीनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। 89 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड टू रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग की कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहले जान लें कि रिलेशनशिप मार्केटिंग होती क्या है। ऐसी मार्केटिंग जो रिलेशन पे ज़्यादा फोकस करती है। इट इज़ ए स्ट्रैटेजी ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाई जा रही है इसमें। दैट फोकस ऑन कस्टमर रिटेंशन, कि कस्टमर बना रहे हमारे पास, उसे सेटिस्फैक्शन हो, एंड लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू, और कस्टमर की वैल्यू करें लाइफ टाइम, कि उसकी वैल्यू करेंगे तभी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनी रह सकती है। तो कह रहे कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए प्रोडक्ट बेनिफिट ओरिएंटेशन, इसमें क्या है, प्रोडक्ट को बेनिफिट बनाने के ऊपर, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, इसके लिए ध्यान दिया जाता है। ये बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्ट अगर फ़ायदेमंद होगा तभी कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसे खरीदेगा। और फ्रीक्वेंट कंज्यूमर कॉन्टैक्ट, लगातार कंज्यूमर के कॉन्टैक्ट में रहना। हाई कंसर्न फॉर क्वालिटी, क्वालिटी के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है इसमें रिलेशनशिप मार्केटिंग में। ये तीनों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन सी नहीं है, प्रोडक्ट फीचर ओरिएंटेशन, सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ध्यान किसके ऊपर है, कंज्यूमर के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस
ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ये जो नीचे चार दिखाई गई हैं इसमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है, द डिसीजन आउटकम ऑन इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यानी कि इन्वेस्टमेंट जो की जाती है, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे दो मेथड दिखाए गए हैं, एनपीवी एंड आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और नेट प्रेजेंट वैल्यू। इन दोनों मेथड से जो रिजल्ट है वो अलग अलग आएगा। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब इन दोनों ही मेथड से की गई हमारी जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग आएगी, ठीक है। डिसीजन आउटकम जो वो अलग अलग आएगा दोनों से, तो टाइम डिस्पैरिटी से भी अलग आएगा, कॉस्ट डिस्पैरिटी से भी अलग आएगा और लाइफ डिस्पैरिटी से भी अलग आएगा, वॉल्यूम डिस्पैरिटी से अलग नहीं आएगा। तो जो हमारा ए, बी और सी थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे टाइम डिस्पैरिटी, कॉस्ट डिस्पैरिटी एंड लाइफ डिस्पैरिटी, इन तीनों से क्या है हमारा जो आउटकम है वो वेरी कर जाएगा, अलग अलग होगा। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। मिलेंगे लास्ट 10 क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय।